जो है आबादी देहातों में है, रूरल प्लेसेस में है। और इन रूरल प्लेसेस में रिसेंटली एक 2 महीने पेशतर में हिंदू के कवर पेज पे देखा कि हर 3 अशखास में एक शख्स जो है बिलो पॉवर्टी लेवल है। आउट ऑफ 3 persons in rural place, 1 is below the poverty level. This is the survey of the government of India, and this is the result. Even this I am talking after formation of the new government last 2 months back. This is very, very important aspect and which is very important to discuss today. इसका मतलब है कि हमारी शरे खानदगी, रोजगार, सेहत, बुनियादी सहूलतें और जो भी शहरी इलाकों में हमको सहूलतें होना चाहिए, सिविक फैसिलिटीज, म्युनिसिपल फैसिलिटीज और हमारे सोशल सोशल इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स जो होना चाहिए रूरल प्लेसेस पे, अभी भी हालांकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है विद इन 10 कंट्रीज में आता है। और मैं समझता हूं कि 2 साल पेशतर 11वीं कंट्री थी, अब जो है अब वो 7वीं और 8वीं रैंक पर है साइंस और टेक्नोलॉजी में। साइंस और टेक्नोलॉजी का असर समाज पे क्या हो रहा है, कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट का असर क्या हो रहा है, और आपके पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे ये जो तालीमी निजाम के जो कोर्सेस हैं उससे क्या असरात पड़ रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है बिल्कुल खुले अल्फाज में लिख चुका है कि जो है दलित अशखास और आदिवासी और अखिलियत, खास और खास अखिलियत जो है दलित से भी समाजी लिहाज से बिगड़े हुए हैं और गिरे हुए हैं। आखिर इसकी क्या वजह? एक तरफ से हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को ये देख रहे हैं कि जनरल एनरोलमेंट रेशो जो है मुसलसिल बढ़ते जा रहा है। हम जो है इस हमारे रियासत जो बंगारू तेलंगाना है और उसके आप जो है बंगारू क्या मैं तो बोलता हूं पल्स हैं आप लोग, पल्स यूथ आर द पल्स ऑफ द स्टेट। आप जानते हैं पल्स ऑफ द स्टेट है आप लोग। आपसे रियासत जो है अब तरक्की करेगा तो इस रियासत का और खास कर अगर हम जो है दूसरे रियासतों से अगर मुकाबला करें, महाराष्ट्र और दूसरे रियासतों से तालीमी लिहाज से, नंबर ऑफ कॉलेजेस लीजिए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज लीजिए, नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ एजुकेशन लीजिए, कंपेयर आप सराउंडिंग वेस्ट से लीजिए, ईस्ट से लीजिए, सिर्फ तमिलनाडु छोड़ दीजिए। तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस डेवलप हो चुके हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस भी हैं। तो इस तरह से जो है तेलंगाना रियासत में कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं और अच्छे। GER जो है बढ़ के तकरीबन जो है 18% से 23% आ गया। 23% का मतलब है कि जो है अभी 75 से 78% तक जो है हमारे पास जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नहीं है। सिर्फ 23 आउट ऑफ 100 में से 23 जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमको जो नेशनल फिगर है 30% बाय 2020 हमको अचीव करना है। अफसोस की बात यह है कि ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा हैं। ये ड्रॉप आउट्स किस लिए है मैं आपके सामने रखूंगा कि ये ड्रॉप आउट्स की क्या वजूहात हैं, क्यों तर्क तालीम के तरफ जो है आप लोग वो कर रहे हैं। और जब आप जानते हैं कि अटेंडेंस सिस्टम बहुत जरूरी है तो इसका इम्पैक्ट जो तर्क तालीम है और अटेंडेंस, लो अटेंडेंस है और जो है कॉलेज में जो है आपके असाइनमेंट्स, आपका परफॉर्मेंस लो है, इसका असर डायरेक्टली समाज पे पड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी वजह से सोशल इविल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, मैं तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 21 कॉलेजेस का सर्वे किया हूं, मैं खुद कॉलेजेस को गया हूं इंस्पेक्शंस के लिए। लाइब्रेरीज की क्या हालत है? लाइब्रेरी में किसी बैठने की जगह है ना, जो है टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है। मेरे सब्जेक्ट में कॉमर्स और मैनेजमेंट में सिर्फ गाइड्स अवेलेबल है। आज के जमाने में समाज की तब्दीली के लिए आपको चाहिए कि अच्छे रीडर बने, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें, न सिर्फ आपके कॉमर्स सब्जेक्ट्स या सोशल साइंस सब्जेक्ट्स या कोई आपका जो मजमून है बल्कि दूसरे सब्जेक्ट। आप मिसाल के तौर पे लीजिए, कल ही जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का वफात का दिन था, तो हम इस सिलसिले में हम बात कर रहे थे कि एक मॉडर्निटी का शख्स जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके और वो खुद जो है एक मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के तरफ जो है एक गंगा जमनी तहजीब के तरफ जो है वो जो है रोशन ख्याल थे।
और जो है वो खुद जो है रुझान देते थे कि पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। और मौलाना आजाद जो है जब अपनी तालीम जो है कभी वो स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, बल्कि घर पे पढ़े वो, और 5 सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे, न सिर्फ 3 लैंग्वेजेस, बल्कि उर्दू जो है वो जेल में जो सीखे, उर्दू 2 बार वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में वो 4-4 साल तक जेल में रहे, और उस वर्ल्ड वार 1 के बाद जो उर्दू सीखना शुरू किया। पहले से तो अरबी फारसी जानते थे वो। तो बोलना ये है आपको कि जो शख्स जो है ज्योग्राफी साइंस मैथमेटिक्स पढ़ के जो है अपने सलाहियतों को उभारता, तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में जो है आप अपनी सलाहियत को जो है गाइड्स के हद तक रखते हैं। आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग पे कंसंट्रेट करें, ताकि रीडिंग का ताल्लुक जो है बहुत से कॉन्फ्लिक्ट से होता है, वायोलेंस से होता है। आप वायोलेंस को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए तमाम तलबा और खासकर मैं टीचर्स की तरफ वो कर रहा हूं कि आप लेसन प्रिपेयर हो रहे हैं तो लेसन के साथ साथ उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके आपको लेक्चर में चाहिए कि बहुत कॉन्टेम्पररी तौर पे आप लेक्चर दें, और जो है आपका लेक्चर कभी भी जो है स्टूडेंट्स को इंस्पायरिंग लेक्चर, हर लेक्चर इंस्पायरिंग लेक्चर चाहिए। और इसके आगे मैं दूसरे एक शेर है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत पर नहीं बदली जिसको खुद ना हो अपनी हालत के बदलने का, अपने हालत का बदलने का ख्याल। अब देखिए जब हम जो है हम खुद अपनी हालत के तरफ ना ख्याल करें, अपनी समाजी, अपनी तालीमी, अपनी फिक्र के तरफ हम ख्याल ना करें, तो आप क्या समझते हैं कि समाज बदलेगा, आपकी फैमिली बदलेंगी? आपको चाहिए कि जो है हम एज ए रिलीजन रिलीजियस वैल्यूज को फॉलो करें। हर रिलीजन के 90% वैल्यूज एक ही होते हैं, हर रिलीजन के लॉ ऑफ द लैंड जो है यही होता है कि आज जो हुकूमत के कानून है और लॉ जो है उसी को फॉलो करना है। तो हम जो है हर कौम के जो है उसके वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज को रेस्पेक्ट दें और उसके लिहाज से हम आगे बढ़े, तो हम अपनी हालत को बेहतरी कर सकते हैं। और वैसे कई चीजें हैं, मैं कुछ चंद चीजों पर मैं नजर डालना चाह रहा हूं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है तालीम की बदौलत ही बढ़ सकते हैं। आपका जो समाजी इक़दार, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी हैं, आपके जो कंडीशनलिटीज हैं, सोशल नीड्स जो हैं, सोशल रिक्वायरमेंट जो हैं, और सिर्फ आप अगर आपकी तालीमी हालत बेहतर करें, स्किल डेवलप करें और आपके तफक्कुरात में, मज़ाकिरात में और आपके इमोशनल टेम्पटेशंस में अगर आप कंट्रोल करें, जो हम पढ़ाई लिखाई से और अपने तालीम के जरिए हासिल करते हैं, तो ही आप समाज में बेहतरी ला सकते हैं। बहुत अहम चीज जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब कह के गए वो ये है कि इंटरप्ले ऑफ सोशल, इंटरलिंक्ड, इंटरट्विन्ड नीड्स एंड एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स होते हैं, इंटरप्ले कई चीजें जो है उससे रुग़बत हासिल है। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट और जो है सोसाइटल डेवलपमेंट बेहद जरूरी है। सोशल नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स को आप जानना जरूरी है। और सबसे अहम बात शायद आप लोग उसका लिहाज नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? आपके जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, आपकी जो अकल है, आपके जो हार्ड वर्किंग एबिलिटीज हैं, आपकी जो सिंसियरिटीज हैं, आपके जो तालीमी मेयार है, अगर आप इन मेयारी तालीम को आपकी अकल का, आप कम से कम अपनी अकल का अगर आप 15% भी इस्तेमाल करें, वैसे 15% जो है बड़े बड़े अरिस्टोटल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे बढ़ के नहीं हो सकता। तो अगर आप कम से कम 15% तक, अगर आप 10% भी अगर आप जाएं, तो मैं समझता हूं कि जो आपके ह्यूमन कैपिटल को आप उस पर तवज्जो दें और उसकी आपकी जिम्मेदारी है ये, आप उसको शऊर बेदारी करें, ये बेहद जरूरी है। न सिर्फ कौम तबाह हो सकती है बल्कि समाज में बिखर जाती है। तो आपको यह जरूरी है कि आप अपनी तालीमी जरिए से ही अपने समाज को तब्दील कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले कोठारी कमीशन, उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन, उसके बाद कई कमीशंस गए और रिसेंटली जो एक कमीशन था, जसपाल कमीशन था। इन तमाम कमीशंस में हायर एजुकेशन शुड प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ये 3 चीजें हैं। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में इक्वालिटी है?
इक्वालिटी टू ऑल रिलीजन्स, इक्विटी एंड एक्सपेंशन। ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। मैं इसके अंदर जाना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए कि हमारे कीनोट स्पीकर हैं जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, और इसी वजह से हमको चाहिए कि ये जो हमारे इक्वालिटी इनइक्वालिटीज जो हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो हैं, उसको हम कम करें। और क्या वजूहात हैं कि खास और खास कर अक़लियतों में जो है पसमानदगी हो रही है, पसमानदगी सियासी पसमानदगी बोलिए या जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बोलिए, तालीमी बोलिए या माशी बोलिए, ये तमाम चीजें, सोशल अवेयरनेस या समाज की अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्यों बढ़ रही है, खासकर ख़वातीन में इनसिक्योरिटी, ये एक सोशल इविल के तौर पे है। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स में ये जो है सिलेबस, कॉन्टेम्पररी सिलेबस लाएं, और हमको चाहिए कि डेवलपमेंट लाएं। और ख़ास कि इंडिया में एक कल्चर है, ये कल्चर है कि इकोनॉमिक कंपल्शंस को जो है दूसरी और तीसरी दर्जे पे रखा जाता है, और दूसरे कंपल्शंस को जो है अहमियत दी जा रही है। आपको चाहिए ये सोचना चाहिए कि एजुकेशनल डिग्रीज शुड लीड टू इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। आपको जायदाद हासिल करना है, आपको जो है बेरोजगारी से जो है सो आप रोजगार बनना है ना, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है। आप खुद रोजगार स्कीम्स में आप जा सकते हैं, आपको कई स्कीम्स है, कई मौके हैं, मगर आप पास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई स्कीम्स हैं, आपको अवेयरनेस की जरूरी है। और ये एहसास कमतरी जो खास और खास कर ये हमारे दलित भाइयों में और अक़लियती तबकों में जो बढ़ती जा रही है, उसको घटाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको जो है एजुकेशनल सिस्टम में आपको जो डिपार्टमेंट में आपके उस्ताद मोहतरम जो आपको जो पढ़ा रहे, अटेंडेंस बढ़ाना जरूरी है, लाइब्रेरीज में जाना जरूरी है, और अपने सोशल इविल्स को जो है कम करना जरूरी है। सोशल इविल का मतलब मेरा मोबाइल यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल है, और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ साइबर, दैट इज इंटरनेट एंड गूगल यूजफुलनेस है। इतने क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं हैदराबाद में जो है कई, अब देखिए 15 से 16 हजार स्टूडेंट जो है फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, 22 कंट्रीज से जो है फॉरेन स्टूडेंट्स आके हैं। तो कई ऐसे हम क्राइम्स देख रहे हैं जिसमें जो है साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि अपने पढ़ाई के जरिए, अपने सोशल अवेयरनेस के जरिए इस चीज को जो है अवॉइड करें। और खासकर खुद रोजगार में एनजीओ स्कीम, आप अगर एक हफ्ते में छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए, अप्लाई करिए, हार्डली आपको 3000 से 5000 रुपए खर्चा होगा, आप एक एनजीओ खोल सकते हैं। किसी भी ट्रेनिंग में बोलिए, टेलरिंग बोलिए, एम्ब्रॉयडरी बोलिए, या कोई भी किसी भी उसमें 10 लोग मिलके एक क्लास के हो, या एक एरिया के हो, या एक तबके के हो, या कोई भी हो, एनजीओस कायम करिए। और एनजीओस के जरिए आप इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन कर सकते हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, और कई स्कीमात हैं जिसके जरिए आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं। एक मेरा शागिर्द है जो बीकॉम किया, और उसका नाम अब्दुल रहीम है, जो मिडपल्ली का मुतवत्तिन है। आप यकीन न मानेंगे, सिर्फ नाम उर्दू नाम है, अब्दुल रहीम नाम है, और एक वर्ड भी उसको उर्दू नहीं आता, एक वर्ड, कमरबेली का एक वर्ड उर्दू नहीं आता। आज वो जो है निजामाबाद से 3 साल से जो है बेस्ट एनजीओ अवार्ड ले रहा है, और करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए कि कमरबेली करीमनगर में भी आता और निजामाबाद में भी बाजू है, इसीलिए बॉर्डर प्लेस है। इतना एक्टिव है, उसके घर पे गवर्नमेंट की कार है, और वो मुसलसिल फिरते रहता है। आप देखिए उसके छोटे बच्चे, मैं उसके घर जा चुका हूँ एज ए वाइस चांसलर, मैं उसको घर जाके तहनीयत, उसको मुबारकबादी पेश किया हूँ। तो बोलना यह है कि हर शख्स को चाहिए कि अपने अवेयरनेस को बढ़ाए, अपने एबिलिटीज को बढ़ाए, अपनी काबिलियत को बढ़ाए। आप जानते हैं कि काबिलियत और कबूलियत, ये दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी जो बोलते हैं हम, वो जो है कबूलियत है। आप काबिलियत जब हासिल करेंगे, अपने आप में जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं, जो आपके जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं आपके, आप सोचिए आपके इंटेंजिबल एसेट्स कई हैं, आप उन इंटेंजिबल एसेट्स को जो है आप बढ़ाइए और उभारिए, और अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, और अपनी काबिलियत के जरिए आप जो है कबूलियत हासिल कीजिए। जब तक आप जो है अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में, अपने रिश्तेदारों में
कबूलियत में होंगे, काबिलियत के जरिए, जब तक आप जो है मैं समझता हूँ एहसास से कमतरी में रहेंगे और उसके बाद में आपको जो है तरक्की के मौके कम रहेंगे। आपको चाहिए कि ये एहसास से कमतरी का कॉन्सेप्ट अपने लाइफ ऑफ कॉन्सेप्ट से, क्वालिटी ऑफ लाइफ से निकालिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ आज बहुत अहम है, इसलिए कि एक ये जमाना ही मुसाबकती जमाना है, कॉम्पिटिटिव लाइफ है। इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में आपको चाहिए कि इक्वालिटी के हासिल करने के लिए आप कई तरीके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, मैं जानता हूं हमारे प्रोफेसर एलिया साहब बोलेंगे कि क्या क्या सिस्टम में डिफेक्ट्स है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, एजुकेशन सिस्टम जो है सोशल इविल्स को ओवरकम नहीं कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम में कई खामियां हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है वो 60 साल के एजुकेशन सिस्टम से अब बहुत बेहतरी पे है। और आप इस एजुकेशन सिस्टम में किस हद तक मुफीद और उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। आपको यह चाहिए किसी सिस्टम में आज आप बैठे हुए, आपको यह चाहिए कि मैं इससे क्या मैं जैसा फायदा हासिल कर सकती हूँ या हासिल कर सकता हूँ, यह बहुत जरूरी है। आपको हर लम्हा आपको चाहिए कि हाउ कैन आई डेवलप माई एबिलिटीज एंड बिकम ए पर्सन useful in the acceptable in the society. This is what is very very essential, and acceptance is based on what? Law to be followed, integrity to be followed, and language is very important. जबान आपकी तेलुगु बड़ी अच्छी जबान से बात करिए, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और कबूलियत हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अहम है और इसी के जरिए आप अपने सोशल इंटरेक्शंस के जरिए और हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के जरिए जो हमारे हैदराबाद और इस डिस्ट्रिक्ट की है उसको आप जो है मकबूलियत दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि कई चीजें मैं बोलना चाह रहा था। स्विच भारत जो मेक इन इंडिया जो आजकल जो बहुत अहम है, ये जो झाड़ू लेके जो है सफाई करने का ये वो नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है अपने दिमाग की सफाई के लिए है, अपनी जो है पाक माहौलियत के लिए, एनवायरमेंटल क्लीननेस है। इट इज फॉर द पर्पस ऑफ इक्वालिटी in working. It is for the purpose to prohibit from wrong practices, corrupt practices, to prohibit from wrong earnings, prohibited earnings, to do whatever best in improving the system as such. So ये अखलाक की तरबियत के लिए, माहौलियत को उभारने के लिए और अपने समाज को बेहतरी के लिए ये स्विच भारत है। ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इसको एक मीडिया के जरिए उभारे हैं। आप जानते हैं मीडिया की अहमियत ये है कि सारे हिंदुस्तान में, सारे बैनुल अक़वामी सतह पे इसका मेक इन इंडिया, आई एम मेक इन इंडिया, I am make in India. I am confident. I am proud of. When I go abroad, I say I am Indian citizen. How do you reflect? I should have the environmental abilities. I should have excellent tahzeeb. I should have excellent akhlaq. I should have excellent presentation. I should have abilities. That is what is Switch Bharat. This is what you must develop to develop your social awareness and to make you a better citizen as such. So उठिए, समझिए, अपने आप को ठान लीजिए और अपनी पसमानदगी के दायरे से आप बाहर निकलिए। और आपको चाहिए कि जो सो आप आगे बढ़े इससे। और चंद और चीजें हैं कि अब बहुत से लोग हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन के बहुत अच्छे असरात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदबख्ती यह है कि हमारे यूथ, हमारे नौजवान बच्चे जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट जो है, आप जो सब्जेक्ट का, जो मजमून में जो टाइटल चाहिए आप मारिए, आपको उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसके थियरी, उसके पॉलिसीज, हर चीज है। लेकिन आप जो है ग्लोबलाइजेशन के इंटरनेट कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, आप इंटरनेट कॉन्सेप्ट को मिसयूज करते। ग्लोबलाइजेशन से आप बहुत फैशनेबल हो गए, लेकिन फैशनेबल यू आर मिसयूजिंग दैट फैशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द इकोनॉमिक condition of the family doesn't suit for that, but you force your parents, you force your brothers and others to provide that economic fashion and other things which is not required to develop you. So आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आपके तमाम मकासद को सामने रखिए और आप आगे बढ़िए। और ऐसे बहुत अहम है रिलीजियस वैल्यूज, और खासकर अबुल कलाम आजाद खास और खासकर इतने बेहतरीन रिलीजन वाले थे। टोपी
और शेरवानी उनकी जैसा सारी उम्र वो जो है तो वो पहनते रहे हैं और इतनी अच्छी मकबूलियत थी। गांधी जी, पंडित नेहरू, अंबेडकर, पटेल और सारे लोगों के साथ वो पाकिस्तान जब इंडिया डिवाइड हुआ तो इतने नाराज थे, वो ऑब्जेक्शन किए और बदकिस्मती ये है कि जो सो आज पाकिस्तान की हालत जार आप देख रहे हैं और हम जो सो इंडियन मुस्लिम्स आर फार बेटर हियर, समाजी तौर पे माशी तौर पे वी आर फार बेटर देन अदर्स। सो मौलाना अबुल कलाम आजाद के उनके जो सो रुझानात को उनको सामने रखिए, आप उनको गौर करिए और समाज में क्या तब्दीली चाह रहे थे। वो वुमेन डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कई प्रोग्राम, फर्स्ट person who introduced the UGC, first man to introduce the Act 1956, and IIT, IIMs, Indian science in Bangalore और देहातों में जो रूरल डेवलपमेंट कम्युनिटी सेंटर्स के लिए। बहरहाल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो है सोसाइटी में रिलीजियस वैल्यूज को और सोसाइटी से बहुत बड़ा मजहबी इक़दार और समाज का बहुत बड़ा ताल्लुक है, हम उसके बारे में वो करें। और दूसरी बात जो है, नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये एक मैक्सिम है, नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। एक हफ्ता पेशतर सिटी कॉलेज में मैं और कमिश्नर हैदराबाद और डीसीपी वगैरह थे, तो मैं एक सवाल किया हमारे कमिश्नर साहब से, सर हाउ मच परसेंटेज ऑफ लॉ कैन यू कॉन्फिडेंटली से यू नो? तो वो जवाब दिए मुझे, खान साहब में हो सकता है 10% तक। तो मैं और एक डीसीपी साहब से पूछा, 5% मेरे को जो है कानून के बारे में मालूम। मैं बोला फिर इतना कम है, फिर आप बोल रहे हैं कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप यू हैव नो आइडिया अबाउट द लॉ। तो एक जीबी रेड्डी प्रोफेसर हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोले कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी है, जो भी आपको जैसा पुलिस के क्राइम्स हैं, जैसा जो भी आपको रिलीवेंट लॉस है उसके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन कानून इतना बड़ा कानून है, खासकर हिंदुस्तानी कानून, तो there is no excuse for negligence of the law in the society. तो social crimes, social evils जो है ignorance of law की वजह से होते हैं। आपसे मैं ख्वाहिश करता हूं कि हम सिटीजनशिप कैरेक्टर जब हम रखते हैं, सिटीजनशिप ओबीडियंस जब हम रखते हैं, तो हम जो है लॉ ऑफ द लैंड को हम जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ये बहुत जरूरी है। सोशल लॉस हैं, समाजी कानून है, उसको भी हम फॉलो करें, जिससे हम जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। और मैं अपनी तकरीर जो है ख़त्म करता हूं और मैं फिर एक बार जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबादी पेश करता हूं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। थैंक यू सर, thank you for those magnificent words. You have touched so many aspects of social sciences that enabled you to see right from IIM Ahmedabad to United States of America and from Osmania University to Telangana University. Thank you sir, thank you very much. Friends, now I am going to invite such a towering personality whom we often see in television, read about his articles, read about him in the newspapers, but today personally we had a chance to listen to his speech. Without wasting any time, may I request keynote addresser Professor Kancha Ailaya Garu to come and deliver the address, please. Chairman of the seminar, Dr. Yadagiri, Principal of the College, former Vice Chancellor, Telangana University, Akbar Ali Khan, and Vice Principal of the College, my colleague, Koyu, teaching faculty, students, and media friends. At the outset, let me thank this college for asking me to give the keynote, particularly on a major issue like the importance of social science at a district degree college, which is one of the leading colleges in the state of Telangana.
मैं बात करने से पहले how many of you don't know Telugu or Urdu or Hindi so that I can switch from Telugu to Urdu, avoid as much as English as possible. Okay, most of you understand. Friends, this conference is also financed by National Council of Promotion of Urdu Language, and मैं यहाँ देख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा बात ये है, गर्ल्स से और उर्दू बैकग्राउंड से दिख रही है, ये काफ़ी अच्छा बात है। और इसीलिए जो सोशल साइंस का जो चर्चा महबूब नगर में कर रहे हैं, जो तेलंगाना 10 डिस्ट्रिक्ट का तेलंगाना है, उसमें महबूब नगर बिल्कुल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर इससे पहले यहाँ का एमपी था। पहली बात ये है, the first and foremost thing is that education in Telangana itself is in a very bad shape. Class happenings are very bad. Student attendance is very bad. Class taking is very bad. So whether it is social science है या science है, commerce है, whatever, अगर ये change नहीं होगा, तेलंगाना डेवलप होने का स्कोप नहीं है। जो सेपरेट स्टेट बना, अगर एजुकेशन सिस्टम चेंज ना हो, పిల్లలు క్లాసులు అటెండ్ అయ్యి టీచర్లు పాఠాలు చెప్పి యూనివర్సిటీస్ ఒక స్ట్రక్చర్లో నడవకపోతే, అంతకంటే ముఖ్యంగా వైస్ ఛాన్సలర్లు సెలెక్షన్ మెరిట్ మీద జరగకపోతే ఈ స్టేట్ బీహార్ అవుతుందని చాలా కాలంగా చెప్తారు. ఇది రాకముందు ఈ ప్రమాదం ఉందని చెప్పాను, వచ్చిన తర్వాత నిరంతరంగా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ పంటలు పండే అవకాశం తక్కువ, తీవ్రమైన కరువు ఉంటుంది. రెండవది ఫ్యూడల్ నిర్మాణాలు చాలా ఉన్నాయి. పాలక వర్గాలు మానవ మర్యాదను పాటించే పాలక వర్గం ఈ ప్రాంతంలో లేదు. అది ఒక్క ఆంధ్రలో చేయబట్టి చెడిపోలేదు, ఇక్కడ పాలక వర్గం చేయబట్టి కూడా చాలా చెడిపోయింది. అందుకని ఇల్లు బాగున్నది ఎవడో వచ్చి చెడగొట్టాడని ఇంట్లో ఏమి లేనప్పుడు అనుకుంటే తప్ప. సో ది ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈస్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గోయింగ్ ఇన్ టు సోషల్ సెక్టర్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ సోర్స్. అందుకని నేను మొదటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో గవర్నమెంట్ సిస్టంలో ఉండాలని చాలా సీరియస్గా ఫైట్ చేస్తున్నాం. అండ్ హోప్ఫుల్లీ కేజీ టు పీజీ ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చిన తర్వాత మారుతుందని అనుకున్నాం. కానీ కాలేజ్ టీచర్లు పాఠాలు చెప్పకుండా, పిల్లలు క్లాసులు అటెండ్ చేయకుండా, మార్కులు ఇచ్చే రంగం తీసుకునేది లేదు. ఇచ్చుడే ఎంత ఇస్తున్నావు సార్, ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఇస్తలేవు నువ్వు, ఇది నా హక్కు, ये चेंज हो रहा है. और इसके बाद सोशल साइंस का जो बात होता है, अगर सोशल साइंस सीरियसली नहीं पढ़ा जाता, कोई भी सब्जेक्ट सीरियसली पढ़ाने का स्कोप नहीं रहता. Because the source of every knowledge in the world is in the society. జ్ఞానం రాళ్ళ నుంచి రాదు, జ్ఞానం చెట్ల నుంచి రాదు, జ్ఞానం జంతువుల నుంచి రాదు, జ్ఞానం సమాజం నుంచి వస్తుంది. ఈ సమాజాన్ని అధ్యయనం చేసేది మొదటి సోషల్ సైన్స్. ఈ దేశంలో అది ఉండిందా లేదా, ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది, ఏ దేశంలో సోషల్ సైన్స్ था क्या, कब शुरू हुआ,
क्या यूनिवर्सिटीज कैसा पढ़ा रहे हैं, ये पूरा एक बहुत बड़ा इशू है। मगर सोशल साइंस अगर सीरियसली लोग नहीं लेते हैं, वो टीचर्स नहीं लेते हैं, स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, प्रिंसिपल्स नहीं लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो डेवलप नहीं रहेगा, एब्सोल्युटली नो स्कोप। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, కామర్స్, సొసైటీ ఉంటే కదా కామర్స్ అయ్యేది. ఎక్కడ చేస్తావు, ఏం కామర్స్ చేస్తావు సొసైటీలో? సమాజం ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఉత్పత్తి మళ్ళీ ప్రజలే చేయాలి. నువ్వు ఉత్పత్తిని ఎకనామిక్స్ అంటావు, దాన్ని రీఆర్గనైజ్ చేసేదాన్ని కామర్స్ అంటావు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కామర్స్ అంటావు. కానీ అల్టిమేట్ గా మానవులు ఒక అభివృద్ధి కలిగిన సమాజంలో జీవించడం నేర్చుకోకుండా ఏ రంగం పనిచేయదు. భారతదేశంలో చాలా కాలం సోషల్ సైన్స్ ఒక సబ్జెక్ట్, ఒక స్టడీగా లేదు. ఉన్నదాన్ని భ్రమపడితే కాదు. ఎట్లాగైతే తెలంగాణ రాగానే అంత వచ్చేస్తుంది అనుకున్నారే, అది భ్రమ. ఇప్పుడు ఏం లేదని తెలిసేది నిజం. దీన్ని సీరియస్ గా స్టడీ చేయాలి. అందుకనే जो उर्दू लैंग्वेज होने दो या तेलुगु होने दो या इंग्लिश होने दो, unless there is a serious engagement with society, engagement with social relations, ये स्टेट या ये देश डेवलप होने वाला है। अगर झूठ बोल के वो सोशल साइंस जो बोलेगा, अब वाइस चांसलर साहब बोल रहे थे मेक इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या मेक हो रहा? अगर सीरियस सोशल साइंस, सीरियस साइंस डेवलप नहीं है तो क्या मेक करेंगे आप लोग? बोलिए, इन सोशल साइंसेस there are number of teachers here teaching. How many original books you have to teach social science from your own country? The social thought, whether it is political thought, whether it is economic thought, after all commerce is part of economics. Adam Smith వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ రాయకముందు కామర్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద నాకు తెలియదు. సో ఎకనామిక్ థాట్ ఆర్ సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, अनलेस देयर आर ओरिजिनल स्टडीज आप सोशल साइंस को कैसा डेवलप करते? ये यूनिवर्सिटी में जो डिग्री पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स मुझे बोल सकते हैं क्या था ये देश में लिखे सो ये ओरिजिनल सोशल साइंस किताब है. अब उर्दू लैंग्वेज का एक बात, उर्दू सिस्टम और इंडियन मुस्लिम्स या मुसलमान इस्लाम इंडिया को कब आया, कैसा आया, अब तक मुस्लिम्स जानते हैं. Who is first Indian Muslim in India? The first Muslim in the world is Prophet Muhammad, right? Am I right or not? First Muslim कौन है? First Muslim? नहीं, वो एक मार्केट में एक किताब है पढ़ी. Whatever Prophet Muhammad said, that is a continuation from. Yeah, but there is a book. No, Ibrahim he said that I am the Muslim. Yeah. The first person, Abraham. Then that is a continuation. Right. That is a continuation of that. Yeah. See, there is a book in the market. It's a very well researched book called The First Muslim of the World. Now, first Muslim of India. Now, what the enemies of Muslims are saying is, the first Muslim of India is an invader called Qasim, Muhammad bin Qasim.
Is it right? No. कौन है फर्स्ट मुस्लिम, कौन है इंडिया का? Kerala. India to protect one woman. नहीं, एक बाद में आप चर्चा करें. He is from Kerala. You know, the first Muslim of India was Chairman Perumal. Chairman Perumal was a Sudra king of Kerala. In 622, he went to Mecca, met Prophet Muhammad and became Muslim. He was a Sudra. And उसके बाद केरला में इस्लाम बढ़ना शुरू किया. अब तक कोई मदरसा नहीं. मैं केरला में भी पूछा, और फर्स्ट मस्जिद कब बनाया गया इंडिया में? 620. नहीं, आप टीचर्स मत बोलिए, आप टीचर से स्टूडेंट्स बोलना है ना, उसको मालूम नहीं है तो आपको क्या? फर्स्ट मस्जिद कब बनाया गया इंडिया में? बोलिए, कोई स्टूडेंट बोलिए मुझे. 620. पता नहीं है. सो ये अगर ये स्टूडेंट को, इतना स्टूडेंट बच्ची लोग है, मुस्लिम औरत इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन इंडिया. वो औरत बच्चियों को नहीं मालूम कब फर्स्ट मस्जिद कब बनाया गया. इसका फेल्यूर पूरा मुस्लिम उलेमा का है, टीचर्स का है, प्रोफेसर्स का. First masjid in India was built in 629. गूगल में जाके देखिए. अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं वो इंटरनेट को अच्छा यूज करना पड़ता. पहले यूज करना ना. हाँ, गूगल को जाके देखिए. फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया. एक इस्लाम का एनिमी क्या बोलता है? फर्स्ट मस्जिद इंडिया अफगानिस्तान में बनाया गया या पाकिस्तान में बनाया गया. नहीं, फर्स्ट मस्जिद केरला में बनाया गया. और वहां जो शूद्र है, जो दलित है, पहले मर्द से पहले वहां औरत मुस्लिम बनना शुरू की. क्यों मालूम है? ये अगर नहीं मालूम तो इस्लाम इंडिया में कैसा पहल गया आपको मालूम नहीं होगा. जो केरला सिस्टम था, वहां विमेन को अपर लेयर बॉडी जो है वो कपड़ा पहनने का हक नहीं. विमेन वर सेमिनेटेड फॉर सेंचुरीज. क्यों? जो नंबूदरी प्रीस्ट थे वहां, वो नंबूदरी प्रीस्ट बिलीव करते थे गॉड, भगवान इंडिया ने प्रीस्ट को सेमिनेटेड रहने के लिए बोला, मर्द को सेमिनेटेड रहने के लिए बोला, औरत को भी सेमिनेटेड रहने के लिए बोला. ये गॉड सेमिनेटेड, गॉड बोले तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्लाह, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोशन ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म. वो इमेज देखिए आप, ब्रह्मा, विष्णु, रामा, कृष्णा, वो शर्ट नहीं रहते. हम जो शर्ट लगे ना यादगिरी साहब, ये क्रिश्चियन का शर्ट है, ये इंडिया हिंदू शर्ट नहीं है. हिंदुइज्म में शर्ट ही नहीं. हम जो शर्ट पहन रहे पूरा हम लोग अगर पैजामा से कुर्ता है वो मुस्लिम का है, वो प्रॉफेट मोहम्मद का है. मगर ये जो भगवान को शर्ट नहीं रहता, जैसा ही मर्द को शर्ट नहीं रहता. मुझे स्कूल में, मैं बहुत देर से स्कूल गया, 8th ईयर. उससे पहले शीप के साथ था, गोट के साथ था, भैंस के साथ था, पूरा दुनिया के साथ था. स्कूल जाने के बाद तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हमारा गांव में छोटा एक कॉर्नर में गांधी का एक स्टैचू रहता था. तो वो गांधी कौन है कि ये क्या है हमें पता नहीं था. तो एक दिन वहां गए तो ये गांधी ताता बोले, वो ठीक है गांधी ताता उसका. स्कूल ने पूछा, स्कूल ने टीचर पूछा तो गांधी ताता कैसा रहता है? मैं बोला गांधी ताता मेरा बाप के जैसा है. अरे क्या है गांधी ताता तुम्हारे बाप के जैसा कैसा रहता है? जात पिता है वो. मैं बोला साहब क्या है बोल रहे हैं आप?
मेरा बाप को शर्ट नहीं है, एक छोटा धोती पे है और गुंडू बनाता जुट्टू है। गांधी दादा को वह भी वैसा ही है। मेरा बाप के साथ एक लकड़ी है, वो इधर रख लेता, वो शीप और गोट को देखने के लिए। गांधी दादा के पास भी एक लकड़ी है, वो नीचे रखता। మా అయ్య దగ్గర కట్టే గొర్రెలను కాపాడనుకుంటేది, గాంధీ తాత కట్టే పొట్ట మీద కొట్టడానుకున్నది. అదొక పద్ధతి. సో ఎందుకు గాంధీ తాత షర్ట్ తీసేసుకున్నాడు గొప్పోడైంది. ప్రపంచంలో ఎవరు గొప్ప మేధావులు షర్ట్ ఉంటే తీసేసుకొని గొప్పోళ్ళు కాదు. అయిందే చెప్పండి. షర్ట్ ఆయనకి లేక తొడుక్కుంటలేడు కదా. మా అయ్యకు అంగి ఉండేది కాదు, అంగి తొడుక్కునే అలవాటు మా అయ్యకు. గొల్లకుర్మ, మహబూబ్ నగర్ గొల్లకుర్మ మొత్తం మైగ్రేషన్ పోయేది ఇక్కడ వాళ్ళే, తెలుసు కదా మీకు. మహబూబ్ నగర్ కుర్మలు పోయినంత మైగ్రేషన్ ఇంకెవరు పోరు. గొర్రెలను కొట్టుకొని రోడ్ల మీద గొర్రెలు కనపడుతున్నాయి ఎక్కడంగా అంటే మహబూబ్ నగర్ కుర్మలు ఉంటారు. బట్టలు ఉండవు, నిరంతరం అడవులలో బతుకుతారు. సో మా అయ్యకి అట్లే ఉండేది. కానీ మరి మా అయ్యలాగానే గాంధీ ఎందుకున్నాడు ఇంగ్లాండ్లో చదువుకొని వచ్చి? ఇది సోషల్ సైన్స్ ప్రశ్న. అరే ఈ ప్రశ్న ఎందుకు వేస్తావని మీరు స్టూడెంట్ని అడుగుతారు. గాంధీ మీద అట్లా అంటావా? ప్రశ్నలు అడగొద్దు. భారతదేశంలో ప్రశ్నలు అడిగితే ఫినిష్. స్కూల్లో ఒకరోజు కమిషనర్ సునీత ఉండగా ప్రిన్సిపల్ తోటి కాన్ఫరెన్స్ పెట్టించారు, వీడియో కాన్ఫరెన్స్. వాళ్ళు మాకు పైసలు లేవు, మాకు ఇది లేదు అది లేదు అని అన్ని కమిషనర్ మీద కంప్లైంట్ చెప్తున్నారు. ఆమెమో సార్ మీరు వీళ్ళతో మాట్లాడండి ఎడ్యుకేషన్ గురించి అని నన్ను పిలిచారు. నేను సరే నీకు పైసలు లేవు అవన్నీ లేవు, కానీ ఎప్పుడన్నా మొత్తం స్కూల్ కాలేజ్ టీచర్స్ని అందరిని పిలిచి వాళ్ళ సంవత్సరానికి ఒక్క కొత్త పుస్తకం ఎప్పుడన్నా మీరు చదివినరా అని ప్రిన్సిపల్ నువ్వు ఎప్పుడన్నా అడిగినవా? ఏం చదువుతున్నారనే చర్చ ఎప్పుడన్నా మీకు స్టాఫ్ మీటింగ్లో జరిగిందా? ये भारत का हालत क्या हुआ? How many teachers read 2 newspaper editorial articles per week? Per week I am told. How many teachers read 1 general book for 1 year? I have not even found 1% in staff college meetings. ఇక పంతులే చదవకపోతే ఇక ఎవరు చదవాలి? పంతులు పుస్తకాలు చదవకపోతే ఎవరు కానిస్టేబుల్ చదవాలన్నా? అదే పంతులు పుస్తకాలు కొనకపోతే కాలేజ్ పంతులు కొన్నారు, టీచర్లు కొన్నారు, స్కూల్ టీచర్లు కొన్నారు. ఎవరు కొనకపోతే పుస్తకాలు రాసినోడి ఎవడు కొనాలి, ఎవడమ్మాలి? इंटी लाइब्रेरीज ఉంటాయా? ये नहीं रहे. क्यों नहीं रहता? इंडिया में बुक पढ़ने का आदत नहीं है. इंडिया में न्यूज़पेपर जस्ट देखने का आदत है, एडिटोरियल पढ़ने का आदत नहीं है. ये जो संस्कृति है वो संस्कृति प्री रिलीजियस सोसाइटी से लेके रिलीजन फॉर्म होने के बाद इंडिया में कौन सी रिलीजन पहले था? हु वाज द फर्स्ट रिलीजन ऑफ इंडिया? द्रविडियन रिलीजन. उसमें वो रिलीजियस आइडेंटिटी था क्या? Which is the first religion of the world? Religion. I am talking about the definable religion. ये very common sense का issue है. Buddhism is the first definable religion. है या नहीं? It was the first defined religion. कहाँ शुरू हुआ? इंडिया में शुरू हुआ. इंडियंस को नहीं मालूम. ये मैं कॉलेज में बात कर रहा हूँ. मैं टॉप पुलिस ऑफिसर्स को भी लेक्चर देते रहता हूँ, डीजीपीस को. वो लोगों को नहीं मालूम है तो परवाह नहीं, वो ला का प्रॉब्लम है. मगर फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजन कहाँ है? अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड सोशल थिंकर कौन है? फर्स्ट वर्ल्ड सोशल थिंकर कौन है? ये प्रश्न मुझे मेरा एमए में स्ट्राइक, और मुझे जो टीच करते थे प्रोफेसर
एंशिएंट इंडिया टीच करते थे, उनसे मुझे लड़ाई हो गई। उन्हें बोला फर्स्ट सोशल थिंकर जो है सोक्रेटिस बोला। अब ऑल सोशल साइंसेस नो हु इज सोक्रेटिस ना, राइट? उसके बाद प्लेटो आता, उसके बाद अरिस्टोटल आता। मैं बोला अगर फर्स्ट सोशल थिंकर ग्रीक में प्लेटो सोक्रेटिस बने तो इंडिया इतना बड़ा देश है, इसका सिविलाइजेशन मोस्ट एंशिएंट बोल रहे हैं आप, ग्रीक का मोस्ट एंशिएंट है, इंडिया का मोस्ट एंशिएंट है, कोई स्टडी नहीं है, और चाइना का है, इजिप्ट का है, कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है। मैं बोला अगर सोशल थिंकर ग्रीक में है तो व्हाई फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजन वाज कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया बाय गौतम बुद्धा? वेदर गौतम बुद्धा वाज ए सोशल थिंकर और नॉट? सोशल साइंस का टीचर, पॉलिटिकल साइंस टीचर्स है इधर? है क्या? वो लोग नहीं आए, अच्छा किया। है क्या? Yeah. See, convener himself is there. See, then I said, what was Gautam Buddha? Gautam Buddha did not believe in God, you know. Gautam Buddha, Bhagwan mein. He never believed in God. But by then the notion of God was there, universal. Now what did he do? He constructed an alternative system. Now whether that is being social thinker or not, what is Sangha? आप लोग मुसलमान लोग बहुत ज्यादा है, आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, आजकल 1-2-3 महीने के पहले, just few months back, after this Prime Minister came to power, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा सेमिनार रख के ये बात बोले थे, ये देश में जो अनटचेबिलिटी आया था है, ये देश में जो जात सिस्टम है वो मुस्लिम्स क्रिएट किए। इट इज इस्लाम दैट क्रिएटेड अनटचेबिलिटी इन दिस कंट्री। कितने मुस्लिम्स उसको कंटेस्ट किए? कौन सी हिस्टोरिकल नॉलेज से कंटेस्ट किए? कोई कुछ न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखे क्या? ये गलत है। इस्लाम में अनटचेबिलिटी है? अगर इस्लाम में अनटचेबिलिटी नहीं है तो बाहर का लोग बोल रहे आप आने के बाद अनटचेबिलिटी आया, आप क्या कर रहे? बिरयानी क्या रहे? वो आके अगर बोल रहे हैं जात का सिस्टम आप क्रिएट किए बोल रहे, अब रिप्लाई दिए क्या? आप रिप्लाई नहीं दिए तो जो यूनिवर्सिटीज में वो रिप्लाई नहीं दिए तो कौन देगा? आप रिप्लाई कैसा दे सकते? एंशिएंट इंडिया को जाना, किसको पढ़ना? एंशिएंट इंडिया में अनटचेबिलिटी है या नहीं? एंशिएंट इंडिया में जात सिस्टम है या नहीं? एंशिएंट इंडिया में जो अट्रॉसिटीज जो हुआ, एक बात देखिए ना, सब रिलीजन्स अगर औरत मर्द अगर मरे तो पूरा रिलीजन्स दुनिया में बरियल करेंगे, राइट? बट हिंदुइज्म burns the dead body, है ना? Am I right or wrong? In Hinduism, dead body is burned. Why dead bodies are burned only in Hindu religion? Why other religions bury the dead body? क्या उसको सोशल साइंस स्टडी करना कौन करना? अगर पूरा दुनिया का डेड बॉडीज वर बर्न्ड, बेसिक सोशल साइंस दुनिया पे नहीं रहता था। क्यों मालूम है? सोशल साइंस ये एज्यूम्शन से शुरू हुआ दैट फॉसिल्स को स्टडी करना, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ ह्यूमन हेड, व्हाट वाज द ब्रेड्थ ऑफ
ऑफ ह्यूमन हेड, कौन सी ब्रेन कैसा डेवलप हुआ, कौन सी स्केलेटन कैसा ये हुआ, उसको कैसा पढ़ते आप? अगर पूरा डेड बॉडी को बर्न कर दिए तो क्या होता? फॉसिल सिस्टम नहीं है तो अगर डेड बॉडीज वर नॉट देयर इन हड़प्पा मोहनजोदड़ो, व्हेन डिगिंग you did not get houses, you did not get brick, you did not get canals. कैसा हिस्ट्री बनता? एक रिलीजन क्यों डेड बॉडीज को बर्न कर रहे? कभी पढ़े क्या, सोचे क्या, मुसलमान सोचे क्या? इसको रिप्लाई देने के लिए, इसको समझने के लिए, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रेड माई बुक व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू। एक किताब है मेरा, बहुत बड़ा बिकेसो किताब, उसमें एक चैप्टर है द दलित बहुजन डेथ एंड द हिंदू डेथ बर्थ। वो डेथ में कैसा डिफरेंस रहता है। ये डेड बॉडी को बर्न करने में, मैं जब सिविल लिबर्टीज में था, यही महबूब नगर में जो एनकाउंटर्स हुए उसको स्टडी किए थे, बहुत डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर हुए, हम स्टडी किए थे। हम ये मालूम किए एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर करते ही पुलिस लोग पहले वो डेड बॉडी को बर्न करते थे। बर्न करने में एविडेंस नहीं मिलता, अगर बरी करे तो एविडेंस मिल जाता। परसों में एक छोटा बच्चा, 3 महीने का बच्चा को एक कॉन्ट्रैक्टर उसका मदर को एम्प्लॉय करके वो दूध देने के लिए वो मदर को भेजा नहीं। आप देखे ना, आप देखे ना पूरा, वो मदर को भेजा नहीं, वो बच्चा रोके, बच्चा रोके पूरा स्टमक ड्राई होके वो बच्चा मर गया। और उसको बरी करे, बाद में इश्यू हुआ, अगर वो बच्चा को बर्न करे तो क्या होता था? वो इश्यू बना, नेशनल इश्यू बना। हाउ ए कॉन्ट्रैक्टर cannot even send the mother of a 3-month child for milk feeding. It's a criminal case बना। केस बनने के बाद वो बच्चा का बॉडी को फिर निकाल के पोस्टमार्टम। अगर वो बच्चा का बॉडी को बर्न करे तो क्या होता था? सो ये कौन स्टडी करना? मैं आपको जो इस्लाम में इस्लाम अनटचेबिलिटी लाया, इस्लाम जात को लाया या नहीं लाया, 2 थिंकर्स को आप पढ़ना होगा। 3 थिंकर्स को पढ़ना। एक गौतम बुद्ध को पढ़ना। मेरा पीएचडी गौतम बुद्ध का पॉलिटिकल फिलॉसफी पे, उसमें कास्ट पे एक उसका ओरिजिनल डिबेट्स पे एक चैप्टर है, वो पढ़िए। जब गौतम बुद्ध संघ फॉर्म किया, उसके पास उसका घर का बार्बर गया, उपाली बोल के, मैं ये संघ में ज्वाइन होना चाहता, ఈ సంఘంలో నేను చేరతాను అనుకుంటున్నాను, బార్బర్ పోయాడు మంగలి. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులంతా మంగళాయన ఎట్లా చేర్చుకుంటామని అడ్డం తిరిగారు. మన ఇంట్లో క్షవరం చేస్తోడు ఆ మంగళాయన ఎట్లా చేసుకుంటామని, మమ్మల్ని చేర్చుకోవాలి, అప్పటికే సంఘానికి కొద్ది గౌరవం వస్తుంది. బుద్ధుడు ఏమన్నాడంటే, మీరు ఈ ప్రశ్న లేవనెత్తారు గనుక మీకంటే ముందు మంగళాయన చేరుతాడని చెప్పాడు. సంఘం చేర్చుకున్నాక బుద్ధునికి ఉపాలి క్షవరం చేశాడు. ఆయన ఎట్లా చేయాలో ఉపాలి ద్వారా నేర్చుకొని మంగళాయనకు ఉపాలికి బుద్ధుడు క్షవరం చేశాడు. నేను చాలాసార్లు అడుగుతుంటా, ఇప్పుడు భారతదేశంలో బ్రహ్మ బొమ్మ చూడండి, విష్ణు రాముడు కృష్ణుడు గడ్డాలు గీకుంటాయి బొమ్మలలో. ఎవడు గీకిండు? मंगलवाल गीकिंदा? कौन किया? अगर गड्ढा मंगलायना अगर गीकने के बाद, ये क्लीन करने के बाद उन्हें अनटचेबल कैसा बना? भगवान को कैसा बनता अनटचेबल? एक बार्बर है, उन्हें तुमको दाढ़ी किया, क्लीन किया, वो करने के बाद तुम भगवान है, तुम नीट फेस से बहुत नीट बन के, आजकल बहुत पेंटिंग चल रहा देश में, वो जो मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर्स पेंटिंग कर रहे बॉडी को,
वैसा ये भगवान अगर नीट फेस से आ रहे हैं, मगर जो बार्बर तुमको शेव किए, वो शेव करने के बाद अनटचेबल कैसा बना? वो टेंपल में कैसा नहीं आ सकते? ये अनटचेबिलिटी मुस्लिम आने के बाद आया, उससे पहले था। बार्बर कब शेव किया? इसको पहले बार अबॉलिश किया था गौतम बुद्ध ने। एंड इफ यू वांट टू आंसर those people who are saying Muslims have created untouchability, you can answer through Gautam Buddha only. Second thinker is Manu. मनु का मनुधर्म शास्त्र में कितना what kind of untouchability you should practice for which caste is categorically written. अनटचेबल्स जो चंडाल होता है, कैसे कपड़ा धोना, कैसे कपड़ा पहनना, नहीं पहनना, और కుండలో వండుకుంటే దాన్ని పగలగొట్టి వండుకోవాలా, బయట దొరికిన కుండలో వండుకోవాలా, మనుధర్మ శాస్త్రం डिटेल గా చెప్పింది. बट ये भी अगर मुसलमान को एविडेंस नहीं बनता, दूसरा अलग थर्ड थिंकर जो है बिल्कुल आपको एक एविडेंस बनेगा, वो है अल्बेरूनी. अल्बेरूनी ने कब आया इंडिया को? हाउ मेनी ऑफ यू रेड एनीथिंग ऑन अल्बेरूनी? अल्बेरूनी का एक किताब आप पढ़े क्या? यही प्रॉब्लम है ना. अल्बेरूनी 11th सेंचुरी बिगिनिंग में गजनी मोहम्मद के साथ आया. मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ आया और यहीं रह गया 17 इयर्स. पहले जो सोशल साइंस का बुक मिडिवल पीरियड में था, सोसाइटी को पढ़ के, लोगों को मिलके, वो ब्राह्मण्स को मिला, वो बनियास को मिला, वो शूद्रों को मिला, वो चंडाल को मिला, और पूरा उन्हें संस्कृत सीख लिया. उन्हें पर्शियन का एक्सपर्ट है और उन्हें पूरा जो वेदास है और उपनिषद से उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया कर लिया, और उन्हें एक किताब लिखा अल हिंद बोल के. वही टाइटल से ये रिलीजन का नाम आया हिंदुइज्म. अल्बेरूनी का किताब सिंध जो रिवर है वो एरिया में था, जो पर्शियन लैंग्वेज में एस न रहते, बंगाल में वी न रहते, बंगाली लैंग्वेज में वी नहीं रहते, बी रहते. विजय हम बोलते, वो लोग विजय बोलते, विजय के बदल विजय. वैसा एच है, वो लोगों को एस नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सिंध रिवर, he thought it is Hind. So Al Hind के जो लोग who are around say Sindhu river were known as Hindus, and that's how the name Hinduism is first given by Al-Biruni himself. Al-Biruni का नाम लेके Al-Biruni की देशद्रोह कैसा बनाए? You took the religion name from him. और उन्हें उसमें बोला कौन सी जात से बैठ के खाना खाएगा. वो किताब में पूरा हिस्ट्री लिखी. अगर जो लोग बोल रहे हैं इस्लाम ने अनटचेबिलिटी क्रिएट करा, ये देश में जात को क्रिएट करा बोल के वो लोग अगर बोल रहे हैं, उसको रिप्लाई करना बोले तो अल-बरूनी का किताब से रिप्लाई दे सकते. हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं हमारा सेंटर में. मेरा सेंटर का नाम अब अल-बरूनी सेंटर है. सो सोशल साइंस का यूज सोसाइटी को पढ़ने में. सोसाइटी जब थे हमेशा सोसाइटी के साथ रिलीजन नहीं थे. सोसाइटी ఉన్న కాలం అంతా మతాలు లేవు, ఉన్నాయా? సొసైటీ ఈజ్ ఓల్డర్. తర్వాత మతాలు ఫామ్ అయినాయి. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాడ్ కుడ్ హావ్ బీన్ దేర్ ఫర్ లాంగ్, బట్ సొసైటీ ముందు ఫామ్ అయిన తర్వాత మీకు సింపుల్
సోషల్ సైన్స్లో ఏం చెప్తాం? రాజ్యము సొసైటీ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అంటాం.